पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज देखी थी, देन ईथर, ईथर के ज्यादा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं रहते और ना ही ज्यादा प्रॉपर्टीज रहती है। सर आपने पिछली क्लास में बताया था पिनाकोल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट में मिथाइल शिफ्ट वाला मेजर मिलता सर, लेकिन आपने क्लास नोट्स में तो फिनाइल शिफ्ट वाला मेजर लिखवाया था। ध्यान से देखो क्लास नोट्स। सर फिनाइल है, मैंने अभी फिर से देखा। फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था फिनाइल शिफ्ट फास्टर होता है, मगर यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा मैटर करती है। वो जो फिनाइल शिफ्ट फास्टर लिखवाया था वो फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि वैसे देखा जाए तो फिनाइल शिफ्ट फास्टर होता है। यू आर कंफ्यूजिंग। सर तो यहाँ सिर्फ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला देखना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। सर पर वो अगर फिनाइल वाले OH में जाएगा तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो मिलेगा उसको ज्यादा। भावनाओं में न बहे, वहां जब बता दिया कि RDS वही है तो उसी को देखेंगे। ओके सर। तो उसमें कंफ्यूज होने से मतलब नहीं है ना। तो ईथर की प्रॉपर्टीज, ईथर की प्रिपरेशन, ईथर को आप एल्केन से नहीं बना सकते लेकिन एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन से ईथर बनाई जा सकती है अगर एक एल्कीन पर अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन करें। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करते थे, मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन एल्कीन पे कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अल्कोहल अगर एज अ सॉल्वेंट लेंगे तो एल्कीन के यहाँ पे जहां OH लगता था यहाँ OR लगेगा एंड देन NaBH4 या H+ आयन से ये मरकरी हटेगा, डीमर्क्यूरेशन स्टेप हो जाएगी, तो ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या एल्कीन से इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। तो एल्कीन के एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से ईथर बन जाएंगे और या फिर एल्कीन के इपॉक्सीडेशन रिएक्शन से। when an alkene reacts with an epox, when per alkene reacts with a per acid, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी पर एसिड से होती है, पर एसिड का एक O एल्कीन पर इंसर्ट होकर इपॉक्साइड बना देता है, तो ये एक साइक्लिक ईथर मिलती है। तो ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्काइन से ईथर बनेंगे नहीं, बाय एल्काइल हैलाइड्स ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। ईथर को एल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है फॉर एन एल्काइल हैलाइड व्हेन अल्कोक्साडाइन इज न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी एल्काइल हैलाइड के लिए अल्कोक्साडाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा और ईथर फॉर्म कर देगा। बट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, चूंकि अल्कोक्साडाइन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दैट्स वाई ये इलिमिनेशन दे सकते हैं। इसलिए यहां इस कार्बन पर ये कार्बन या तो प्राइमरी या मिथाइल होना चाहिए ताकि इस कार्बन पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस ना मिले। ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन कार्बन वाला
अल्किल ग्रुप हो सकता है। मतलब अगर आपको ये ईथर बनानी है तो इसके लिए ये एल्किल हैलाइड गलत चॉइस रहेगी, क्योंकि ये अल्किल हैलाइड पर स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन पर ज्यादा है। ये एज अ बेस यहां से H+ निकाल के लीविंग ग्रुप निकाल के एल्कीन बना देगा। इसके बजाय ये बेहतर होता। तो विलियमसन सिंथेसिस में प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएजेंट्स इस प्रकार से देख लेंगे। तो ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्कीन बाय एल्किल हैलाइड्स। ईथर्स को एल्केन से नहीं बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं। एल्काइन से नहीं बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं। आफ्टर एल्काइल हैलाइड ईथर आफ्टर एल्किल हैलाइड एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड से ईथर हमने नहीं प्रॉपर्टीज में नहीं देखा था। फिनॉल से ईथर बना सकते हैं। फिनॉल एसिडिक होती है, बेस से ट्रीट करने पर अल्कोक्साइड आयन दे देगी। किसी एल्किल हैलाइड से ट्रीट करने पर ये अल्कोक्साइड आयन उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर देगा और एक ईथर बन जाएगी। तो फिनॉल से बनाई जा सकती है। आफ्टर फिनॉल एल्डिहाइड एंड कीटोन। ईथर को एल्डिहाइड कीटोन से नहीं बना सकते। आफ्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, उनसे भी डायरेक्ट ईथर नहीं बनती है। अमीन वगैरह से भी डायरेक्ट ईथर नहीं बनती है। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहते हैं। ईथर का डायपोल मोमेंट कम रहता है, बिकॉज ये एंगल बढ़ जाता है इन एल्किल ग्रुप के स्टीरिक फैक्टर के कारण। यहां हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर रिपल्शन। ये एंगल को 109 डिग्री होना चाहिए था, मगर ये 109 डिग्री से ज्यादा का एंगल है। तो ईथर का डायपोल मोमेंट घट जाता है और हेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम रहते हैं। तो ईथर्स आर वोलेटाइल। ईथर वोलेटाइल लिक्विड रहते हैं। जैसे जैसे ये आर ग्रुप का बल्कीनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये एंगल और बढ़ता जाएगा। इसमें 110 डिग्री का एंगल है। C2H5 ग्रुप होने पर ये एंगल 111 डिग्री हो जाता है। तो डायपोल मोमेंट को कम करता जाता है। तो एज कंपेयर टू अल्कोहल, ईथर्स वोलेटाइल लिक्विड रहते हैं। अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहते हैं, बिकॉज अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहती है, बिकॉज ईथर में लीविंग ग्रुप एक अल्कोक्साइड आयन होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण बहुत पुअर लीविंग ग्रुप रहता है। ईथर्स या तो HX के साथ क्लीवेज या रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ HX, हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन देते हैं। एन ईथर अपॉन रिएक्शन विथ HX, H+ आयन पहले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है ताकि एक पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए।
अब यहां से दो रास्ते हो सकते हैं। अगर सपोज एनहाइड्रस कंडीशन थी, मतलब मीडियम में सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक था। अगर मीडियम में सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक था, अगर कंडीशन एनहाइड्रस है या मीडियम में कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, द रिएक्शन विल प्रोसीड टू असेंड टू पाथवे where the halide ion will attack in the SN2 manner at the carbon where there is lesser steric hindrance. तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पर अटैक करा देंगे, हेंस ये अल्कोहल और ये अल्किल हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होता, प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो वो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग टर्शरी कार्बोकेटायन प्लस मिथाइल अल्कोहल इस पर हैलाइड आयन अटैक कर लेता, तो ये प्रोडक्ट मिलता। तो प्रोडक्ट बदल सकता है मीडियम बदल देने से। तो दिस इज द क्लेवेज ऑफ ईथर्स बाय HX। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ HX लेते तो एक्सेस ऑफ HX में ये जो अल्कोहल बना है ये खुद भी एल्किल आयोडाइड बन जाता। तो रास्ता चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों पार्ट से, इन दोनों पार्ट से एल्किल आयोडाइड ही मिलते हैं। अगर एक ईथर में मीडियम नहीं दिया है और इधर एक तरफ प्राइमरी एक तरफ टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो SN1 की तरफ ले जाएंगे। मतलब ईथर में अगर मीडियम नहीं दिया है और कार्बोकेटायन टर्शियरी या बेंजाइल बन सकता है तो SN1 ले जाएंगे। लेकिन अगर ईथर से प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही बस बन पाएगा, जो कि उतने अच्छे नहीं रहते, तो फिर SN2 की तरफ रिएक्शन कराएंगे। क्लीवेज विथ एक्सेस ऑफ HX, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ईथर विल गिव अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। यहां भी बात वही रहेगी, H+ आयन पहले प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए इसकी बात ही नहीं आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग काम कर, और फिर यहां पर वाटर अटैक कर देगा। वाटर अटैक करने से ये दोनों ही पोर्शन से अल्कोहल ही बस मिलेगा, इसके दोनों पोर्शन से अल्कोहल मिलेगा, तो इसलिए भी यहाँ SN1 SN2 की कोई बात नहीं आएगी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, peroxide formation, ether upon reaction with oxygen present in the atmospheric air in the presence of sunlight forms ether hydroperoxide। ईथर पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं, द ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। ये कंपाउंड अनस्टेबल रहता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, फ्री रेडिकल एडिशन चेन रिएक्शन से बनता है।
फ्री रेडिकल एडिशन चेन रिएक्शन से बनेगा। तो ईथर के एक सैंपल में पेरोक्साइड का फॉर्मेशन रोकने के लिए उसको ब्राउन कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना एंटर करे। उसको पूरा ऊपर तक भर के रखा जाता है ताकि ज्यादा एयर न रह जाए। और ईथर के एक पुराने सैंपल को यूज करने के पहले टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें ईथर पेरोक्साइड तो नहीं बन गया है, और यदि बन गया है तो फिर हटाते हैं उसको। द टेस्ट ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का टेस्ट ईथर के सैंपल में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं और फिर पोटेशियम थायोसाइनेट डालते हैं। रेड कलरेशन आना ईथर में पेरोक्साइड के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि ईथर में जब ये पेरोक्साइड बन गया होगा तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालने पर ईथर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालने पर ईथर हाइड्रोलाइज होती है और मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट करती है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीडियम में Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये Fe3+ आयन थायोसाइनेट आयन के साथ में ब्लड रेड कलरेशन देते हैं। अगर ईथर में हाइड्रो पेरोक्साइड नहीं होता तो मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनती, और मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनती तो फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज नहीं होते, और फेरिक आयन अगर नहीं बनते तो थायोसाइनेट आयन के साथ में वो ब्लड रेड कलरेशन नहीं देते। ठीक है। ईथर अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हाइड्रो पेरोक्साइड किसी भी कार्बन पे इधर लग सकता है, ये एट रैंडम प्रोडक्ट ऐसा है। ये ईथर के पेरोक्साइड टेस्ट है। यही बात रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड भी कर देगी। अगर ईथर के एक सैंपल में पेरोक्साइड आपने टेस्ट कर लिया है तो बाकी की बची ईथर को फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ पहले रिएक्ट कराएंगे, डिस्टिलेशन कर लेंगे। तो अब की बार ईथर के बाकी बचे अमाउंट में पेरोक्साइड बन गया है, उसको हाइड्रोलिसिस करके हटा दिया और बाकी की ईथर को डिस्टिलेशन कर लिया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर्स ज्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं रहती हैं, थोड़ा पोलर रहती हैं, इसलिए ईथर्स आर मेनली यूज्ड एज सॉल्वेंट। वुड्स रिएक्शन में सोडियम को डिसॉल्व करने के लिए ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि वाटर ले नहीं सकते वहां पर, कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले नहीं सकते, तो ईथर सॉल्वेंट लिया जाता है क्योंकि ये खुद ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और थोड़ा पोलर भी है। अगर कोई एल्केन सॉल्वेंट ले लेते तो हीट करने पे वो एल्केन खुद ही वेपोराइज हो जाती। इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, चूंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, मीडियम में अगर हल्का सा भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला भी सॉल्वेंट हुआ तो वो उसी से रिएक्ट कर जाएगा, तो ईथर यूज किया जाता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ा हीट करना पड़ता है। अगर कोई
दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं एल्केन वगैरह, तो वो वेपोराइज हो जाती है सॉल्यूशन में से। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, तो चूंकि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज अ सॉल्वेंट लिया जाना चाहिए डाइथाइल ईथर के बजाय। हालांकि ये भी है एक ही ईथर ही, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ हीट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर कोई एरोमेटिक डाइजोनियम बना रहे हैं, तो सॉल्वेंट विल बी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट वन इज phenol. General methods of preparation of phenol. Phenol can be prepared by hydrolysis of diazonium salts. डायजोनियम सॉल्ट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं, तो फिनॉल मिलती है। या क्लोरोबेंजीन को बनाया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट concentrated HCl से। When benzene reacts with concentrated HCl in the presence of some oxidizing agent, it is called Raschig process. फिर इस क्लोरोबेंजीन को एल्कली फ्यूजन कराया जाएगा। बाय एल्कली फ्यूजन ऑफ क्लोरोबेंजीन एट हाई टेम्परेचर। फ्यूजन करना मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे। It gives sodium phenoxide, which upon acidification will give phenol. The complete process is called Dawes process. क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड Dawes process. तो फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय alkali fusion of chlorobenzene or by alkali fusion of benzene sulfonate. सल्फोनेशन रिवर्सिबल रहता है, तो SO3H ग्रुप हटता लगता रह सकता है, तो OH आयन आके SO3 को हटा देंगे। द alkali fusion of benzene sulfonate will also give phenol. ये फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। Previously Dawes process was the industrial method of preparation, but now the industrial method of preparation is by cumene. पहले फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल Dawes process थी, but now replaced by another process by cumene. फिनॉल की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन by cumene, benzene when reacts with isopropyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it gives isopropyl benzene called cumene. It gives isopropyl benzene or cumene. This isopropyl benzene, when treated with atmospheric air in the presence of sunlight, बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल एडिशन हो जाता है,
और क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनती है फ्री रेडिकल रिएक्शन रास्ते से। दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। It forms cumene hydroperoxide. This cumene hydroperoxide, upon acidification, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब एसिडिफाई करेंगे, it rearranges into phenol and acetone as one of the byproduct. So this is the method of preparation of phenol by cumene. इस रिएक्शन में बाकी के मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले पढ़े जा चुके हैं। ये देखें तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ईथर के हाइड्रोपेरोक्साइड का रेडिकल रास्ते से हुआ है। ये मैकेनिज्म ज्यादा मैटर करता है। H+ आयन OH को प्रोटोनेट करते हैं सो दैट एक पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये गुड लिविंग ग्रुप रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन वाला इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन बहुत अनस्टेबल कंडीशन रहेगी, इतनी अनस्टेबल कंडीशन रहेगी कि जैसे ही ये वाटर निकलेगा, ये कंसर्टेड मैनर में फिनाइल शिफ्ट कर लेगा। दिस अंडरगोस रैपिड फिनाइल शिफ्ट, और ये फिनाइल शिफ्ट इतना रैपिड होगा कि दरअसल यहां से वाटर का निकलना और फिनाइल का शिफ्ट होना कंसर्टेड मैनर में होगा। ये केवल समझाने के लिए बनाया जाता है। एंड वाटर के निकलने से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट कार्बन पर ही आ जाएगा। तो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस फिनाइल शिफ्ट is the stability of this carbocation. Later on इस कार्बोकेटायन पर मीडियम से वाटर अटैक कर लेगा, तो ये एक हेमी एसिटल बन जाएगा। दिस इज हेमी एसिटल कंपाउंड। फिर ये हेमी एसिटल हाइड्रोलाइज होगा, so it will release phenol plus another carbocation जो कि अभी भी ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज्ड है। So this is the mechanism for the conversion of that cumene hydroxide into phenol. इस रिएक्शन में जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर इधर से फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाता है, जबकि दो मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट करने को थे, क्वांटिटी वाइज ज्यादा थे। अगर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करता इंस्टेड ऑफ फिनाइल शिफ्ट, तो मीडियम में इस प्रकार की हेमी एसिटल बनती, जो कि मिथाइल शिफ्ट के कारण बनी है। अगर फिनाइल शिफ्ट के बजाय मिथाइल शिफ्ट हुआ होता तो ये हेमी एसिटल बनती, जो इस बॉन्ड के हाइड्रोलाइज होने के बाद मीडियम में मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल फिनाइल कीटोन देती। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ये दो प्रोडक्ट 100% मिलते हैं, मतलब इन फिनाइल शिफ्ट के बजाय
मिथाइल शिफ्ट वाले प्रोडक्ट मिलते ही नहीं है। दिस इंडिकेट कि जैसे ही वाटर जाता है बगल के कार्बन से फिनाइल शिफ्ट 100% होता है, मिथाइल शिफ्ट होने ही नहीं देता है वो। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स कि फिनाइल शिफ्ट इज मच मच फास्टर एज कंपेयर टू मिथाइल। फिनाइल शिफ्ट जो रहता है वो मिथाइल शिफ्ट के कंपैरिजन में बहुत फास्टर रेट से होता है। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द शिफ्टिंग बहुत कम रहती है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि फिनाइल शिफ्ट कंसर्टेड मैनर में होता है, तो वी कैन कंसीडर कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट अच्छी रहती होगी। फिनाइल शिफ्ट की जो ट्रांजिशन स्टेट रहती है वो इस प्रकार की रहती है कि बेंजीन का पाई बॉन्ड यूज होता है ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग एंड इस टाइप की कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग। जब ये ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तब फिनाइल शिफ्ट हो चुका होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जा चुका होगा। जब ये ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट होगी ये बॉन्ड इधर टूटेगा ताकि एरोमेट्रिसिटी रीगेन हो, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जा चुका होगा और फिनाइल ग्रुप पूरी तरह शिफ्ट हो चुका होगा। जबकि अगर मिथाइल शिफ्ट होता सो फॉर मिथाइल शिफ्ट ट्रांजिशन स्टेट इस प्रकार की कुछ होती जिसमें ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता, जबकि यहां ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ये कार्बन टेट्रावेलेंट ही है। चार्ज पॉजिटिव इन दोनों डबल बॉन्ड्स के कारण पहले यहां आया था, फिर इन दोनों डबल बॉन्ड्स के कारण पूरी रिंग पर डिस्पर्स हो गया है। तो चार्ज डिस्पर्सल इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी बनने की काफी कम रहेगी एज कंपेयर टू दैट। इसलिए फिनाइल शिफ्ट बहुत फास्ट होता है एल्काइल शिफ्ट से। बल्कि इन फिनाइल ग्रुप्स पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होते तो वो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे होते और इस शिफ्ट को और फास्टर कर रहे होते, जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले ग्रुप इस शिफ्ट को थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। दैट्स व्हाई द फिनाइल ग्रुप्स having plus M giving group will shift faster than the phenyl groups giving plus hyperconjugation or plus I effect giving group will migrate faster than normal phenyl group that will migrate faster than the phenyl groups having electron withdrawing groups. So this is the migratory aptitude of groups, but phenyl shift are always faster than the alkyl shift. यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां टेक करता है, मतलब ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना इजी अटैक करेगा। तो अगर ये ऐसा होता टर्शरी ब्यूटाइल तो और ज्यादा इजीली शिफ्ट करता। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो फिनाइल शिफ्ट इज फास्टर देन एल्काइल शिफ्ट, और एल्काइल शिफ्ट में जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप रहेंगे वो शिफ्ट को फास्टर करते हैं। दिस कंप्लीट सीक्वेंस इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स। मगर ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पे काम नहीं किया था, वहां पे फिनाइल शिफ्ट के बजाय मिथाइल शिफ्ट हो गया था।
Properties of phenol. Acidic nature of phenol. Phenol 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है. Breaking of this bond, acidic nature, breaking of this bond, and the reactivity of this benzene ring. Phenol is proper acidic in nature. However, it is less acidic than carboxylic acid. So carboxylic acids are more acidic than phenol, which is more acidic. Carboxylic acids are more acidic than carbonic acid, which is more acidic than phenol. तो फिनॉल जो रहती है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहती है, लेकिन कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक रहती है. फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. फिनॉल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, but because of its bulkier phenyl ring, this hydrogen bonding is not sufficient to dissolve it. तो फिनॉल वाटर इंसॉल्युबल रहती है, लेकिन एक्वस बेस में जब बेस इस H+ को ले जाता है, फिनॉल वाटर के साथ आयन डायपोल इंटरेक्शन करेगी, and this ion dipole interaction is stronger than hydrogen bonding interaction. Phenol becomes soluble in water. सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, ये इसको H+ दे देगा. एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपने से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड फिनॉल विल बिकम अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर. तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल है, एक्वस बेस में सॉल्युबल है, एक्वस बाइकार्बोनेट से फिर इनसॉल्युबल हो जाता है, तो वो फिनॉलिक कंपाउंड है. लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होते, ये भी वाटर इनसॉल्युबल रहते, एक्वस बेस में सॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज तब आयन डायपोल इंटरेक्शन होना है. एक्वस बाइकार्बोनेट से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, तो ये उसको H+ दे नहीं पाएगा. और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड HCl ये H दे सकता है और इसको वापस इनसॉल्युबल करके अलग कर सकता है. तो फिनॉल हैज एसिडिक नेचर जो इन रिएक्शन में दिख रहा है. फिनॉल का ऑक्सीडेशन oxidation of phenol upon reaction with dichromate converts into quinone. ये स्लो प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक एयर से भी हो जाता. रिडक्शन ऑफ फिनॉल का रिडक्शन फिनॉल upon heating with zinc dust gives benzene. The reduction of phenol the main properties of phenol are electrophilic substitution reactions on the benzene ring. For the benzene ring, OH group plus M इफेक्ट देता है,
OH ग्रुप के प्लस M इफेक्ट देने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बड़ी हुई रहती है, इसलिए ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, प्लस ऑर्थो पैरा डायरेक्टर रहता है। OH ग्रुप के इस हाईली एक्टिवेटिंग नेचर के कारण दिक्कत आती है। इस हाईली एक्टिवेटिंग नेचर के कारण पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम आती है और रिंग के ऑक्सीडाइज होकर ब्रेक होने की दिक्कत आती है। फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, इवन लुईस एसिड नहीं लिया है तो भी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाता है। OH ने रिंग को इतना एक्टिवेट कर रखा है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। ब्रोमीन मीडियम में ब्रोमोनियम आयन जनरेट करता है बाय दिस रिएक्शन। तो अगर लुईस एसिड न ले, जो इसको कंज्यूम कर लेता था, तो ये इक्विलिब्रियम ज्यादा आगे नहीं जाएगा। प्लस सॉल्वेंट कोई नॉन पोलर ले ले जो आयंस को स्टेबलाइज नहीं करता है, तो भी ये इक्विलिब्रियम बहुत कम आगे जाएगा। और मीडियम में लो टेम्परेचर ले ले, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ज्यादा आगे नहीं जाएगी। इतना कम Br प्लस कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे इन तीनों कारणों से, फिर फिनॉल का ब्रोमिनेशन अगर कराएंगे इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तब फिनॉल का मोनोहेलोजिनेशन हो जाता है। टू परफॉर्म द मोनोहेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, एंड पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेशन, phenol when reacts with concentrated nitric acid in the presence of sulfuric acid, it gives 2,4,6 trinitrophenol. Picric acid in the low yield, because oxalic acid, malic acid are the oxidation product of benzene ring. नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बेंजीन रिंग को कर देता है और ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड वगैरह दे देता है। तो फिनॉल का नाइट्रेशन मुश्किल रहेगा। फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का नाइट्रेशन नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोसोएशन हो जाता है। फिनॉल का नाइट्रेशन नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोसोएशन हो जाता है। नाइट्रोसोनियम आयन नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होंगे। नाइट्रोसोनियम आयन वीक इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं और इसलिए ये एक्टिवेटेड फिनॉलिक रिंग पर अटैक कर सकते हैं और मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। नाइट्रोसोनियम आयन वीक इलेक्ट्रोफाइल रहते थे, ये इतने स्ट्रांग नहीं रहते थे कि बेंजीन पे अटैक कर सके, लेकिन OH ने चूंकि एक्टिवेट कर रखा है रिंग को, इसलिए नाइट्रोसोनियम आयन फिनॉलिक रिंग पे अटैक कर लेता है, ऑर्थो या पैरा पे, एंड दिस फॉर्म्स ऑर्थो और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। दिस इज कॉल्ड लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो फिनॉल नाइट्रोसोएशन होकर ऑयली लिक्विड बनाती है,
दिस ऑयली लिक्विड का बनना इज कॉल्ड लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अब इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो नाइट्रोसो ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन डायरेक्ट नाइट्रेशन से नहीं हो पाएगा, नाइट्रोसोएशन करा के ऑक्सीडेशन कराने से हो जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का सल्फोनेशन हो जाता है, रिंग एक्टिवेटेड है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल SO3 जो रहता है, न्यूक्लियोफाइल SO3 जो रहता है वो वीक रहता है। तो फिनॉल का सल्फोनेशन हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि यहां भी पॉलीसल्फोनेशन तो हो गया, एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लेकिन दो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गए, इसलिए रिएक्शन यहां नहीं हो पाती है। अब इसका अगर नाइट्रेशन कर दें तो रिंग पे एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, रिंग ब्रेक नहीं होगी ऑक्सीडाइज होकर, एंड दिस रिएक्शन विल गिव पिक्रिक एसिड इन द हायर यील्ड। ये दोनों सल्फोनिक ग्रुप क्योंकि रिवर्सिबली लगते हटते थे इसलिए वहां से हट जाते नाइट्रो ग्रुप से, और यहाँ पे नाइट्रेशन तो डायरेक्ट हो ही जाता है। पिक्रिक एसिड बनाने की ये ज्यादा बेहतर मेथड है। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन फिनॉल पे नहीं होगा, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन फिनॉल पे नहीं होगा। मीडियम में एनहाइड्रस AlCl अगर लेंगे तो एनहाइड्रस AlCl3 ऑक्सीजन के लोन पेयर से ट्रैप हो जाएगा, लेकिन फिनॉल का एसाइलेशन हो जाता है। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता है लेकिन एसाइलेशन हो जाता है। When phenol is treated with acid halide और acid anhydride, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिया है तो फिनॉल पर ऑक्सीजन पर एसिड एसाइल ग्रुप जाकर लग जाएगा। दिस इज फिनॉलिक ईस्टर। इट विल फॉर्म फिनॉलिक ईस्टर। अब AlCl3 ले लेंगे तो एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीजन से निकल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये फिनॉल का फ्रिडलक्राफ्ट एसेशन वाला प्रोडक्ट मिल गया। दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फिनॉल का फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होगा लेकिन एसाइलेशन वैसे हो phenol undergoes reaction with some other compounds giving some unusual intermediates, Rimmer-Tiemann reaction. When phenol reacts with chloroform in the presence of a strong base, it gives ortho and para-salicylaldehyde. ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, phenol when reacts with chloroform in the presence of a strong base it forms ortho and para-salicylaldehyde. ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक हो
और रिमर टीमन रिएक्शन करा दी जाए तो ऑर्थो पे तो प्रोडक्ट मिलेगा ही, लेकिन पैरा प्रोडक्ट एक अनयूजुअल प्रोडक्ट देता है। पैरा पर एक यूजुअल प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल रिमर टीमन रिएक्शन। ये नॉर्मल आरटीआर प्रोडक्ट है, नॉर्मल रिमर टीमन रिएक्शन प्रोडक्ट है। ये एबनॉर्मल रिमर टीमन रिएक्शन प्रोडक्ट है। रिमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है, क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन से मीडियम में डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 जनरेट होता है। दिस डाइक्लोरोकार्बिन when attack at the ortho position as a electrophile, तो वो ये कार्बेनाइन बनाता है जो कि H+ मीडियम से ले लेता है और ये H+ छोड़ देता है ताकि रिंग में एरोमेटिसिटी फिर से आ जाए। लेकिन ये जो जेम डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनता है ये मीडियम में KOH होने से हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट करता है। मैकेनिज्म ऑफ रिमर टीमन रिएक्शन, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती और यहां पर CCl2 अटैक करता तो यहां दो बातें हो जाती। एक तो ये हाइड्रोजन ना होने से रिंग में वापस एरोमेटिसिटी नहीं आ पाएगी, दूसरा ये मीडियम से H तो ले लेगा लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा जैसे ये हो गया था, तो ये यहीं रुक जाएगी रिएक्शन और एबनॉर्मल रिमर टीमन प्रोडक्ट मिलेगा। Reaction of phenol with carbon tetrachloride KOH, कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH के साथ में फिनॉल सैलिसिलिक एसिड दे देगा डायरेक्ट। विथ कार्बन डाइऑक्साइड Colway's reaction, phenol when reacts with high pressure of carbon dioxide, it forms salicylic acid। तो फिनॉल पर रिमर टीमन रिएक्शन करा दी जाए, इससे सैलिसिल्डिहाइड बना और उसको फिर ऑक्सीडाइज करा दिया, इससे सैलिसिलिक एसिड, इन तीनों रास्तों से सैलिसिलिक एसिड बना दिया। सैलिसिलिक एसिड when treated with acetyl chloride
फिनोलिक ग्रुप पर एसिटाइल ग्रुप लगेगा and it will give acetyl salicylic acid. This molecule is acetyl salicylic acid or it is aspirin. तो सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे तीनों रिएक्शंस से और फिर उसको एसिटाइलेशन करा देंगे, then it will give acetyl salicylic acid. The molecule is called aspirin. It is antipyretic analgesic drug. ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग होता है और एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी भी रखता है, ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है, इसलिए हार्ट अटैक्स में काम आता है. सिमिलरली लेडर-मनासे रिएक्शन, लेडर-मनासे रिएक्शन, phenol when reacts with formaldehyde in acidic medium, it forms orthohydroxybenzyl alcohol and parahydroxybenzyl alcohol and the polysubstituted product. The reaction is called लेडर-मनासे reaction. अगर ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल को पॉलीमराइज कर दें, it will give Novoloc which is a linear chain polymer. लेकिन उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलाकर और हीट कर दें तो क्रॉस लिंक्स बन जाती हैं. द पॉलीमर changes into बेकेलाइट. तो नोवोलॉक लीनियर चेन पॉलीमर है, ऑयल पेंट्स वगैरह में मिक्स किया जाता है. बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है. So these are the properties of phenol. फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में वॉयलेट या पर्पल कलरेशन देती है. ये फिनोलिक ग्रुप के टेस्ट है. तो आज हम लोगों ने देखा अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स.